हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बिल्कुल सही जगह भैया क्लिक कर दिया है आज आपने, क्योंकि मैं जानता हूं आप ढूंढ रहे थे एक ऐसी वीडियो जहां पे आपको द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वन शॉट में एकदम तगड़े तरीके से पढ़ा दिया जाए एंड आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भैया बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। यहां पे आपको मैं वन शॉट में पढ़ाने वाला हूं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतने अच्छे डिटेल तरीके से आज हम समझेंगे कि इसके बाद आपके सामने एग्जाम रख दूं, आपको हो गया अरे इतना आसान था, समझ में आ गया। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कौशिक, आप लोग प्यार से मुझे आदि भैया बुला सकते हैं। एंड विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। मजा आने वाला है। आज हम पढ़ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना। आपकी बुक में इसे किसी और नाम से भी हो सकता है, आईसीएसई का आपको पता है, लेकिन जो चीजें हैं वो सेम रहेंगी। चुन चुन के कॉन्सेप्ट उठा उठा के लाया हूं, इससे बाहर कहीं कोई कुछ नहीं पूछ पाएगा, ये आदि भैया की गारंटी है। चलिए भैया, टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स पे चर्चा रहेगी? हमारी चर्चा रहेगी भैया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, प्रियम्बल क्या होता है, नेचर ऑफ स्टेट क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, काम आखिर है तो है क्या। समझ रहे हो, ये मेन है। चलो भैया, तो शुरू किया जाए मामला। सो बात करते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है संविधान। क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? संविधान। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? समझो, एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों सोचो, आप मेरे साथ खेल रहे हैं फुटबॉल। आदि भैया, मैं और आप में खेल रहे फुटबॉल। एकदम से आप बॉल ऐसे कटते कटाते हुए ला रहे हो, ऐसे ड्रिबल करते हुए, एंड समहाउ सडनली मैं आया और मैं आपकी बॉल उठा के हाथ से लेके भाग गया। आप क्या कहोगे? आप कहोगे आदि भैया फाउल है, पेनल्टी, दिस इज अ फाउल। आपने बॉल हाथ से टच करी, तो ये क्या है? बॉल हाथ से टच करना एक फाउल है। इट इज अ रूल विच कैन नॉट बी ब्रोकन। इस रूल के बिना फुटबॉल फुटबॉल है ही नहीं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो रूल्स होते हैं जिसके बिना कोई गेम गेम ही ना रहे, जैसे कि फुटबॉल, है ना, और वॉलीबॉल, और कौन सा है, बास्केटबॉल। तीनों गेम की अपनी अपनी एक विशेषता है, अपने अपना समथिंग स्पेशल ये होल्ड करते हैं। जैसे कि देखो, जो फुटबॉल है वहां पे मेन रूल क्या है? बाय किक, कि आप पैर से ही बॉल मारनी है। वॉलीबॉल में क्या है? बॉल शुड नॉट टच ग्राउंड, है कि नहीं, कि बॉल को ग्राउंड टच नहीं होने देना है, बॉल हवा में रहनी चाहिए। और बास्केटबॉल का क्या रूल है? बास्केटबॉल का क्या रूल है? शुड नॉट होल्ड फ्रॉम बोथ हैंड्स। बेसिकली दोनों हाथ में आपको बॉल लेके खड़े नहीं हो जाना है ना, ठीक है। तो ये वो रूल्स हैं जो किसी भी गेम को वो गेम बनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं, जैसे आउटसाइड हो गया, दीज आर कॉमन रूल्स, ये हर गेम में होते हैं। लेकिन ये जो रूल है ना बेटा, ये वो रूल है जो किसी पर्टिकुलर गेम को वो गेम बनाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो दीज टाइप ऑफ रूल्स आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। व्हाट? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। समझ आया? अब मैं ये क्यों आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों मैं आपको ये गेम वेम सिखा रहा हूं? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि हम कहां से इस वर्ड को ही लेके आए हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डोंट वी कॉल इट समथिंग एल्स लाइक रूल बुक और द बुक ऑफ इंडिया, समथिंग लाइक दैट, बट वी डोंट कॉल इट दैट, वी कॉल इट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। व्हाई? इट इज बिकॉज द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, जिसका मतलब होता है वो रूल्स जो किसी चीज के मेन रूल्स होते हैं। For example, when we talk about games, so the constitutive rules will be the rules जिनसे वो गेम की मेन चीज हमें पता चलती है। Like here फुटबॉल में कि पैर से मारना है। Similarly, when we talk about the Constitution of India, we are talking about वो रूल्स जिससे हमारा देश मेनली चलता है। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप अब आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम कहां से कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आ रहे हैं। वो एकदम अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो भैया 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हो जाता है। यह हम सबको पता है, हमारा देश आजाद हो गया। इंडिया को जिंदगी भर आगे की फ्रीडम मिल गई। 200 साल हम गुलाम रहे, उसके बाद
आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद अब इंडिया को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस तो मिल गया, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अब हमारी अपनी बननी थी और वो हमारे सर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वी हैड अ ह्यूज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस टू मेक आवर ओन गवर्नमेंट, बट वी डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट। हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस चीज का, क्योंकि 200 साल से तो कोई और गवर्नमेंट हम पे रूल कर रही है। वी डू नॉट नो हाउ टू रूल। तो क्या किया गया? सबसे पहले जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की। वी नीड अ रूल बुक, राइट? इफ वी हैव टू प्ले दिस गेम, वी नीड अ रूल बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अब ये रूल बुक हमको चाहिए, ये हमें पता चल गया, लेकिन कहां से लाएं, कौन बनाएगा, क्या कहां से आएगी? तो ये मत सोचना कि इंडिया ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वेंट कर दिया। नो, वी डिड नॉट। सो कॉन्स्टिट्यूशन हर देश के पास ऑलरेडी था। यूके के पास अपना था, अमेरिका के पास अपना था। हमने बस एक कमिटी बनाई। वी मेड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रेड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड देन मेड आवर ओन। तो देखो, इंडियाज प्राइमरी टास्क पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। इंडिया का आजाद होने के बाद जो सबसे बड़ा टास्क था वो क्या था? कि आजाद भारत के लिए एक संविधान लिखना, दैट इज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। ये चैलेंज हमारे सामने खड़ा हुआ था। ये हो गया। अब देखो, इससे पहले हम आगे बढ़ जाएं, आई नीड टू क्लियर समथिंग बिफोर वी मूव ऑन। I want to talk to you about the story of how the constitution was built. ये स्टोरी, तो इसके लिए एक क्या बनाई गई? एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी। तो एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि ये नाम बताती है, पता नहीं स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इसको और भी एक दो नाम से जानते हैं, बट बेसिकली इसका काम क्या था? वेरी सिंपल, टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये काम था, राइट? एंड इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें कौन कौन था? सो इसमें थे लीडर्स प्लस एक्सपर्ट्स। कौन थे? लीडर्स प्लस अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स, महारथी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट वाज, इसके चेयरमैन जो थे, इसके चेयरमैन कौन थे? सब जानते होंगे, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है, हो सकता है ये कहानी अभी आगे आए, बट बेसिकली ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमने बनाई एक ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका पर्पस था टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी में लीडर्स और एक्सपर्ट थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ऑलमोस्ट 3 साल, 2 साल 11 महीने एंड सम डेज दे टुक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट वाज अ ह्यूज टाइम। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन, वी नीड टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दैट्स वन थिंग that will be 100% or I would say 200% will be asked in your exam, because ये पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। सो ये बेसिक क्वेश्चन तो बनता है कि आपको पता है कि नहीं है that what is a constitution. So constitution is what? Constitution is basically a body of fundamental rules, a body of fundamental rules and regulations. You can also say, instead of a body, you can also say a constitution is a written document. What is it? It is a written document which consists of rules and regulations to run a country. Very simple definition. You can make it in your own language and even that will be very correct. वो language भी बिल्कुल ठीक होगी, आप अपनी भाषा में लिखेंगे वो भी एकदम सही definition होगी. It explains how a country is organized and governed. This explain, ये हमें समझाती है कि एक देश, हमारा देश कैसे चलना है, क्या रूल्स रहेंगे, किसके पास क्या शक्तियां रहेंगी, क्या पावर रहेगी. दीज रूल्स डिफाइन कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, उनकी क्या पावर्स होंगी, क्या फंक्शंस होंगे गवर्नमेंट के. ऑल्सो दिस इज ऑन द गवर्नमेंट पार्ट, दिस इज फॉर द गवर्नमेंट पार्ट, बट फॉर ऑल्सो द पीपल इट मेंशंस द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पीपल.
सो वी हैव सम राइट्स, हमारे पास कुछ अधिकार हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये अधिकार हमारे कुछ मेन अधिकार हैं जो हमारे देश के हर नागरिक को मिले हुए हैं, और कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं हमारी देश के प्रति, तो हमें वो भी निभानी है, और ये दोनों ही चीजें यहां पे मेंशन्ड है। दिस डेफिनेशन इज मोर देन इनफ। अगर आप इवन एक 5 नंबर के सवाल में भी इतना डेफिनेशन लिख के आ जाते हैं, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके, for sure you will easily get 4.5 or 5 marks very easily, because it has everything, जो सब कुछ चाहिए होता है इसमें वो सब कुछ है, right? It has everything that is required. Moving forward, let's talk about, जैसा हमने बात करी, the Constituent Assembly, जिसको the another name was Drafting Committee. हमने क्या नाम से पढ़ा इसको? Drafting Committee. And now we have the Constituent Assembly. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई वो थी 9 दिसंबर 1946 के दिन। आजादी से पहले ही आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बट समहाउ द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट मीटिंग वाज ऑन 9 दिसंबर 1946। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात है कि नहीं? बट ये अजीब नहीं है, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे दे वर फार साइटेड, दे नो कि देश एक दिन आजाद होगा और उस दिन हमें चाहिए होगा एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास होगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? कोई और देश आके हम पे रूल करने लग जाएगा। सो वी नीडेड टू बी प्रिपेयर्ड। It was a necessity to be prepared beforehand, and our leaders knew that. Henceforth, they made this Constituent Assembly. उन्होंने ये Constituent Assembly को बनाया and started working on it way before we got independence. That is on 9 December 1946. And imagine 9 दिसंबर को तो पहली मीटिंग हुई है, तो इसका मतलब कितने टाइम पहले से इसकी जो प्लानिंग है वो शुरू की गई होगी ना? कितने टाइम पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दी गई होगी? इस असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक काम किया। 2 साल 11 महीने 18 दिन तक काम किया, और तब जाके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, ये सबके पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। यू नो, द चेयरमैन वाज हु? नॉट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द चेयरमैन वाज डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब ये बनाया गया, एंड आपको एक फनी बात बताता हूं, वी इंडियंस आर सो गुड एट डूइंग समथिंग दैट जब हमें ये काम मिला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, एंड हमने उन्हें पढ़ के इतना पढ़ा दैट समहाउ वी मेड द biggest constitution in the world. हमारे पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, द लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा पेजेस, सबसे ज्यादा कंटेंट हमने ही लिख ली। दूसरों की कॉपी करी, इतनी करी, लेकिन उनसे भी आगे निकल गए। तो ये हमारे देश की खासियत है। और 2 डेट्स के बारे में बेटा कंफ्यूजन रहती है, बहुत ध्यान से सुनना। 2 डेट्स के बारे में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, ठीक है? तो एक डेट होता है बेसिकली पास्ट, है ना, पास्ट, और दूसरा होता है केम इनटू इफेक्ट। तो एक वो दिन था जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों ने पास कर दिया कि हाँ यार ये अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, वी विल बी यूजिंग दिस फाइनल। अच्छा, पास्ट। दोनों की डेट सेम है, ये रीजन है कि कंफ्यूजन बनता है। एक है 26 और ये भी है 26, लेकिन ये है बेटा 26 नवंबर और ये है 26 जनवरी। Basically this is 1950, 1949, but we do not care about the year right now. All we care about is month, because it is very obvious कि जो past है वो इतना importance नहीं है। लेकिन 26 जनवरी को हम क्या मनाने लगे? We started making it as our Republic Day, ठीक है? We started making it as our Republic Day because इसी दिन वो लागू हुआ पूरे देश में। It came into effect in the whole country. एंड 26 नवंबर को वो पास किया गया था। लेकिन कई बार क्वेश्चंस आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है व्हेन डिड इट गॉट पास्ड, किस दिन वो पास हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना, 26 जनवरी पर क्लिक मत कर देना या टिक मत कर देना, ठीक है? समझ में आया? चलो मूविंग फॉरवर्ड। चलो भैया, तो अब यहां तक सब समझ लिया है, तो अब बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो दीज आर सम पीपल हु वर पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल जो था हमारा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑल दीज पीपल वर अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट डेट्स भैया। देखिए, जो हमने बात जो अभी पीछे पढ़ी बस उसको अब थोड़ा ऐसे एक फिक्स करके लिख दिया है। सो द फर्स्ट मीटिंग वाज ऑन 9th, अरे this is not the color that we want, yeah this one is better. So 9 December 1946 के दिन हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। टाइम टेकन वाज 2 years 11 months 18 days. Constitution passed on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. ये चार डेट्स, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। These are extremely important, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। 99.9% टाइम फंसाया जाता है बच्चे को इसी में कि भैया पास किस दिन हुआ था और किस दिन केम इनटू फोर्स। 26 ही था दोनों का, तो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन आप, यू गाइज आर द स्मार्ट बच्चास, राइट। अगर आप स्मार्ट बच्चे तो कमेंट में लिखिए स्मार्ट बच्चा, समझ जाऊंगा मैं। तो आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए रिपब्लिक डे और इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सो एज वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन came into force on 26 January 1950. इस दिन हमने अपने संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया, यानी कि 26 जनवरी के बाद से अगले ही दिन से कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कि बस अब हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होगी। तो भैया इसी दिन को हमने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर, है ना। इसी को रिपब्लिक डे को व्हाट डू वी कॉल इट इन हिंदी दोस्तों? गणतंत्र दिवस, है ना। गणतंत्र वाला कौन सा गण आता है ये मुझे याद नहीं है। गणतंत्र, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट स्पेलिंग बट आई गेस सो, ठीक है। 10th के बाद मैंने हिंदी नहीं लिखी भाई। तो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड। स्कूल में होती है परेड, दाहिने बाएं, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और दोस्तों मैं अपने स्कूल में हेड बॉय था, so I used to hold the flag at the front of all the houses. So 4 हाउस थे हमारे यहाँ, गांधी हाउस, सुभाष हाउस, नेहरू हाउस एंड टैगोर हाउस। एंड इन सब के आगे चलता था कैबिनेट। कैबिनेट में हमारा हेड बॉय, हेड गर्ल और वाइस कैप्टन एंड एवरीवन, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ये सब, और सबसे आगे मैं चलता था। सो दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, मजा आता था उस चीज में ना। और इंडिया ने अपनी नई जर्नी शुरू करी एज अ सॉवरेन। इसको मिटा देते हैं, आपको पता है इसकी इतनी नीड भी नहीं है कि गणतंत्र दिवस कहते हैं। एज अ सॉवरेन, एज अ डेमोक्रेटिक एंड एज अ रिपब्लिक। तो यहां पे हमें 3 नए शब्द देखने को मिलते हैं कि भारत ने अपने आप को सॉवरेन घोषित करा। क्या घोषित करा? कि हम एक सॉवरेन नेशन है, देन वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड वी आर अ रिपब्लिक नेशन। इन तीनों के ही आगे आप क्या कह सकते हो? दीज आर अ टाइप ऑफ नेशन। एंड नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन तीनों का क्या डीपर मीनिंग है, बिकॉज यही चैप्टर का सारा मेन कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। देखो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है ना, बेसिकली फर्स्ट पेज है, दैट इज द प्रीएम्बल। एकदम शुरुआत में ही आपको दिख जाता है ये है प्रीएम्बल। एंड जो प्रीएम्बल है इट इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? इंट्रोडक्शन है। It helps us understand the vision and aspirations of the framers of the constitution. ये हमें मदद करता है कि समझने में कि जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उन्होंने क्या विजन रखा, उनका क्या सपना रहा होगा, क्या उनका प्लान था। उसके बाद हमें पता चलता है द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है। तीसरा, नेचर और स्टेट, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स। आज जब आप पढ़ोगे ना, यू विल फील द कॉन्स्टिट्यूशन कि अच्छा ऐसा क्यों करा गया, ये आपको सब फील होगा। और इस वाले पेज पे हम वापस आएंगे। देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे साथ एक बार पूरा प्रीएम्बल पढ़ते हैं। चलो। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. यहां पे justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all, ये सारी चीजें सब में होनी चाहिए। Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये याद रखना, यहाँ पे जो डेट लिखी है 26 नवंबर लिखी 1949, क्योंकि उसी दिन ये प्रियम्बल लिखा गया। लेकिन क्या शानदार प्रियम्बल है ना, एकदम
देशभक्ति वाली फीलिंग बढ़ जाती है इसको पढ़ के। देखो क्या है, तो शुरू होता है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट द पीपल ऑफ इंडिया आर द ट्रू सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन का असली सोर्स कौन है? वो है लोग, भारत के लोग। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिलती है। दैट इज, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में जो पहली लाइन है वो क्या लिखी है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग अपने देश को ये बनाते हैं। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है सोर्स क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। अंडरस्टैंड दैट। हमारे देश में जो सरकार को शक्ति मिलती है लोगों से मिलती है। हम उन्हें वोट देते हैं, हम उन्हें एक पोजीशन पे बिठाते हैं, देन ओनली दे हैव सर्टेन पावर और समथिंग। अदरवाइज उनके पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है ना? द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द विशेस ऑफ द पीपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ वही है जो लोगों की इच्छाएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है, नॉट इम्पोज्ड बाय एनी फॉरेन पावर। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी फॉरेन पावर, विदेशी ताकत ने जबरदस्ती नहीं दिया है, हमने खुद इसे अपनाया है, हम भारतीय लोगों ने। समझ में आ रहा है क्या फीलिंग है ये? अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द स्टेट। सो वी सेड सम वर्ड्स इनिशियली, जिसमें पहला था सॉवरेन। सो इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन, एंड सॉवरेन का सिंपल मतलब होता है इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, है ना? लेट मी यूज अ नाइस लाइन फॉर दैट. Yeah, let's use this one. So India is for independent and free from foreign control. इसे ही हम कहते हैं sovereign. कोई outside power can no outside power can interfere in India's internal or external affairs. So basically no outside power क्या नहीं कर सकती? इंटरफेयर नहीं कर सकती हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल अफेयर्स में। समझ आया कि हमारे देश में क्या चल रहा है, इसमें कोई और देश अब इसका पार्ट नहीं बनेगा। सो वी आर इंडिपेंडेंट बेसिकली, सॉवरेन इज इंडिपेंडेंट, राइट? लेट्स राइट दिस, है ना? लेट्स जस्ट राइट इट. सो व्हेन वी राइट द वर्ड सॉवरेन, SOVEREIGN, so basically we are talking about independence. ठीक है, बड़ा बड़ा लिख दिया है सो दैट यू डोंट फॉरगेट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सिंपल. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. एज आई सेड, एक एक करके हर वर्ड को तोड़ेंगे हम. सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट जो वर्ड है वाज एडेड टू द प्रीएम्बल इन 1976. ये वर्ड हमारे जो प्रीएम्बल है उसमें बाद में ऐड हुआ. कब हुआ? 1976 में. 1976 में ऐड हुआ बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट. तो व्हाट इज एन अमेंडमेंट दोस्तों? अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है? तो अमेंडमेंट सुन लो. देखो, सो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारे मेकर्स इसे लिख रहे थे, दे न्यू दैट दे डू नॉट नो एवरीथिंग. उन्हें पता था कि वो आज सब कुछ नहीं जानते, आने वाले समय में कंडीशंस अलग होंगी. सो जरूरत पड़ेगी कि संविधान को बदलना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा, या बेसिकली नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, है ना? सो उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जिससे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अपग्रेडेशंस कर सकते हो. यू कैन अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम. इसी को कहते हैं अमेंडमेंट करना. सो एन अमेंडमेंट इज सिंपली a change. What is it? A change or / addition in the constitution. Constitution. तो हमारे संविधान में कोई चेंज करना या कोई नया एडिशन लाना, इसे कहते हैं अमेंडमेंट. तो 42nd जो अमेंडमेंट था उसी में हमारे देश में जो प्रीएम्बल है उसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया. सोशलिस्ट मतलब प्रमोट्स फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी. सोशलिस्ट हमारे देश को कहा जाता है कि हमारे देश में जो पैसा है और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बराबरी बंटती हैं, वो किसी ऐसे भेदभाव नहीं होता उसमें. इसका एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. सो द मेन एम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर. तो जब हम सोशलिस्ट कल्चर की बात करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमें अपना जो सोशल कल्चर है उसको बराबरी पे लाना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमीर ही बहुत अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बहुत गरीब होते जा रहे हैं, विच इज समवॉट हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ. ये हो रहा है, लेकिन
एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, एज अ देश, हम इसको अपना एक टारगेट मानते हैं दैट वी हैव टू अचीव दिस सम डे और द अदर, ठीक है, एक ना एक दिन वी हैव टू अचीव दिस। देन कम्स द वर्ड सेक्युलर विच इज अ पिलर ऑफ आर डेमोक्रेसी। हमारे देश का एक पिलर है ये, और ये नहीं होता तो शायद आज हमारा देश कुछ और होता या पता नहीं क्या होता। सो सेक्युलर मतलब एक ऐसा देश जहां जिसका पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम हर देश के लिए ओपन है, हम हर रिलीजन के लिए ओपन है। सो इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सेक्युलर भी ऐड हुआ था 1976 में, बेसिकली 47 अमेंडमेंट में, सिमिलर आपको पता ही है। एंड ये कहता है कि भैया इस देश का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है तो सरकार किसी भी धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। सरकार, द गवर्नमेंट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजियस ग्राउंड, डज नॉट फेवर एनी रिलीजन एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन। हमारे देश में सबको यह आजादी है कि आप जो चाहे, जिस चाहे उस धर्म को माने, उसको बढ़ावा दें, उसको पढ़ाएं, उसको सिखाएं, उसका स्कूल खोलें, जो चाहे करें। आपका मन चले आप धर्म बदल लो, आपका मन चले you stop following any religion, you become an atheist, that's up to you. The government cannot interfere in this matter. That's the best thing about our government, कि हमारा देश गवर्नमेंट में, हमारा देश किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता। एंड यू कैन सी इट। अब देखो आप, यू कैन आप फाइट अपॉन इट कि नहीं सर अभी की जो गवर्नमेंट है ये तो इस धर्म को सपोर्ट करती है। दे आर पीपल, है ना, वो पार्टी है, वो 5 साल में बदल जाएगी। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर परमानेंट। पुलिस, क्या पुलिस में सिर्फ एक धर्म के लोग जा सकते हैं? नहीं, किसी भी धर्म के जा सकते हैं। क्या पुलिस के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स, क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको रोका जाता है किसी धर्म के होने से कि नहीं आप तो इस धर्म के, आपको रोक देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। सो उसके अलावा क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा है कभी लक्ष्मी गणेश की फोटो लगी है ना, या मक्का मदीना की फोटो लगी है, या वाहिगुरु की? नहीं, कोई नहीं लगी होगी। क्यों? बिकॉज दैट इज अ सेक्युलर प्लेस, गवर्नमेंट इज सेक्युलर, पार्टीज कैन बी फेवरिंग। तो जो पार्टीज आती हैं वो फेवरिंग हो सकती हैं, बिकॉज वो आई ही वोट बैंक अपना लेके हैं, उनका वोट आता है किसी पर्टिकुलर कास्ट या एक रिलीजन से, दैट्स व्हाई दे फेवर बेसिक। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो हमारे देश का स्ट्रक्चर है, दैट कैन नॉट डू एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको कभी कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाने से नहीं रोक सकता कि भैया आप इस धर्म के हो, आप आपको सरकारी अस्पताल में नहीं घुसने देंगे। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। आप, ऐसा नहीं हो सकता कोर्ट गए आपको मना कर दे, नहीं बेटा आप तो इस धर्म के हो, आप घर जाओ। नेवर। समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म ऑफिशियली? समझ में आ रहा है? सो पार्टी से नहीं आप देख सकते, आपको गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर से आप देख सकते हो दैट यस वी आर अ सेक्युलर नेशन। हमारे देश में हर व्यक्ति हर धर्म का आजादी से सुख के साथ जी सकता है। देन कम्स द वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब हमारा देश लोगों के लिए चलता है, लोगों से चलता है और लोगों से ही बनता है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा सरकार है और लोगों के लिए ही सरकार बनी है। और विच इज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सोचा जाए तो सोच के देखो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल मतलब गवर्नमेंट में जो लोग आते हैं वो कहां से आते हैं? वो जनता से ही आते हैं, है ना, वो जनता से ही तो आते हैं। तो लीडर्स जो हैं कम फ्रॉम अमंग अस, है ना, हम ही में से आते हैं। हम ही में से नॉर्मल लोग जो हैं वो लीडर्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ अलग वो चाहिए कि नहीं भैया आप तो लीडर हैं तो आप कुछ अलग ही पैदा होंगे तब लीडर बनेंगे। नहीं नहीं, देन इट इज बाय द पीपल। सो बेसिकली वी वोट, राइट, वी वोट एंड चूज। हम ही वोट करते हैं और अपने लीडर को चूज करते हैं। इसीलिए लिखा है बाय द पीपल। सरकार किसने बनाई है? लोगों ने बनाई है। एंड फॉर द पीपल। अब जो सरकार आ जाती है, गवर्नमेंट वर्क फॉर अस। सरकार किसके लिए काम कर रही है भैया? हमारे लिए तो काम कर रही है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर अस क्लियरली, हेंस हमने क्या लिखा है? इट इज फॉर द पीपल। सो डेमोक्रेटिक इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहां पे किसी की कोई एक तानाशाही नहीं है, कोई एक सरकार नहीं है। इट इज अ डेमोक्रेसी, एवरीवन हैज अ राइट टू वोट। हर 18+ व्यक्ति के पास, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हु इज 18 years और above of age can vote and be a part of this democratic country। वो अपना वोट, एक एक वोट कीमती है दोस्तों।
लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फिर उन्हीं लोगों को रूल करते हैं। एज सिंपल एज दैट। लास्ट है हमारा रिपब्लिक। एक रिपब्लिक क्या होता है दोस्तों? रिपब्लिक हैज अ हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक उसे कहा जाता है जहां पे एक हेड ऑफ स्टेट होता है, हु इज इलेक्टेड नॉट इनहेरिटेड। तो रिपब्लिक एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा देश है बेसिकली जहां पे क्या है, एक इलेक्टेड लीडर है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का बाप दादा है तो वो भी राजा बन गया, राजा का बेटा राजा यहां नहीं बनता है। इंडिया हेड ऑफ स्टेट इज द प्रेसिडेंट। हमारे देश का हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है 5 साल के लिए और उसके बाद फिर से 5 इलेक्शन होता है, फिर से एक प्रेसिडेंट आता है। ऐसा नहीं होता है कि जीवन भर उसके बेटे 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 आते रहेंगे। नो, दिस डज नॉट हैपन। लास्ट में है हमारा जस्टिस, है ना? तो लेट्स क्विकली फिनिश दिस जस्टिस। तो जस्टिस क्या है? हमारे जस्ट मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। भैया चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे मुकेश अंबानी क्यों ना हो, एक न्यायालय कोर्ट रूम में हर व्यक्ति बराबर है। एक जज के लिए हर इंसान बराबर है, उसे फर्क नहीं पड़ता क्या है। तो जस्टिस शैल नॉट बी डिनाइड बेस्ड ऑन कि आप कहां पैदा हुए हो, आपकी रेस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, जेंडर क्या है, स्टेटस क्या है, रिलीजन क्या है। इसके बेसिस पे आपसे इंसाफ छीना नहीं जा सकता। दैट्स व्हाट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एवरी इंडियन के पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। एवरी इंडियन सिटीजन एंजॉयज सम फंडामेंटल राइट्स। क्या है? जैसे कि फ्रीडम टू थिंक एंड एक्सप्रेस फ्रीली, फॉलो एनी रिलीजन ऑफ चॉइस। ये सब क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में, दैट इज व्हाट? राइट टू लाइफ। कि भैया जीने का अधिकार सबके पास है, कोई किसी से जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। तो इस तरीके के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। इक्वालिटी का मतलब आप सब जानते हैं। इक्वालिटी इज वेरी सिंपल, इट मींस दैट एवरीवन इज इक्वल। हमारे देश में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन कि आपकी जन्म कहां हुआ है, आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपका क्रीड क्या है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, वेल्थ क्या है, आप अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी अस्पताल सबके लिए खुले हैं, सरकारी स्कूल सबके लिए खुले हैं, वोट कोई भी कर सकता है। कभी कोई किसी को इस चीज पर नहीं रोक सकता कि भाई तुम्हारा धर्म सही नहीं है, तुम्हारी कास्ट सही नहीं है, तुम्हारे पास पैसा कम है। नोबडी कैन स्टॉप यू। लास्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मींस प्रमोट ब्रदरहुड एंड वननेस अमंग सिटीजन। फ्रेटर्निटी मींस कि भैया देश में एक एकता बनाए रखना, यूनिटी बनाए रखना। सो सोशल बैरियर्स हैं जैसे कि अनटचेबिलिटी, जैसे कि कम्युनलिज्म, इन सबको हराना। अनटचेबिलिटी आप लोग जानते हैं कि भैया छुआछूत के, तू छोटी कास्ट का, यू कैन नॉट टच मी, आई कैन नॉट टच यू, सेम बर्तन यूज नहीं करेंगे, ये सबको हटाना। कम्युनलिज्म, कम्युनिस्ट, आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज, इनसे हटना। उसके बाद क्या एनकरेज करना? वन पीपल, कि हम सब एक देशवासी, हम सब भारतीय हैं, वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर वन। हार्मनी एंड यूनिटी बनाए रखना देश में। प्रोग्रेस टुवर्ड्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन तीनों की तरफ बढ़ते रहना, इसी को फ्रेटर्निटी कहते हैं। वी आर अ फ्रेटर्निटी की तरफ हम बढ़ते हुए अग्रसर देश हैं। तो भाई आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। सुपर शॉर्ट में हमने सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली, वन शॉट में, वेरी शॉर्ट वीडियो। एवरीथिंग वी डिस्कस्ड वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इतना आपने पढ़ लिया, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। मजा आया तो कमेंट में मजा आया लिखते जाना, मैं समझ जाऊंगा वीडियो तुम यहां तक देख के जा रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, तो नेक्स्ट करके वहां पहुंच जाना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए, लव यू ऑल एंड जय हिंद दोस्तों।